मी वालेकुम अस्सलाम। यस सर। ओके, जनरल वेव प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट कर दिया था ना, और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। क्विकली रिवाइज कर लें चैप्टर को। हमने देखा था कि हमारी जो वेव्स होती हैं दे आर व्हाट आर दे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का लिए एक मेथड है, बट उसमें मीडियम ट्रांसफर नहीं होता। सो इन अ ट्रांसवर्स वेव, फॉर एग्जांपल इफ अ रोप इज वाइब्रेटिंग, तो रोप कैसे वाइब्रेट कर रही होगी? अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रही होगी, लेकिन उसमें एनर्जी कैसे प्रोपोगेट कर रही होगी? इस तरह एनर्जी आगे की तरफ ट्रेवल कर रही होगी। सो द वाइब्रेशंस of the medium and the transfer of energy are perpendicular to each other. लॉन्गिट्यूडनल वेव में वही वाइब्रेशन जो है वो पार्टिकल्स की आगे पीछे हो रही होगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव की साउंड वेव, राइट? तो हमने ये बात यहाँ पे देख ली थी कि साउंड वेव की बेस्ट एग्जांपल जो है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बेस्ट एग्जांपल जो है वो साउंड वेव्स हैं। ट्रांसवर्स वेव की बेस्ट एग्जांपल्स हैं आपकी लाइट वेव्स और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके अंदर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स होती हैं, एंड देन योर वेव्स ऑन अ रोप, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। और इसमें जो आपकी वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से पैरेलल होती हैं, ठीक है? चलो, उसके बाद हमने एम्पलीट्यूड को डिफाइन किया था, वेवलेंथ को डिफाइन किया था, और हमने ये देखा था कि इस चैप्टर में से हम इसको, इस वाले ग्राफ में से हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इस वाले ग्राफ में से हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड क्या मिला था? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड दैट वी फाउंड आउट फ्रॉम दिस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ? कैन यू क्विकली रिमाइंड मी, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या नजर आ रही है हमें? 6 सेंटीमीटर हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमने वेवलेंथ जो है वो किस तरह निकालना सीखी थी? फ्रॉम वन पीक टू द नेक्स्ट पीक और फ्रॉम वन ट्रफ टू द नेक्स्ट ट्रफ। अच्छा, यहाँ पे हमें वेवलेंथ की वैल्यू मिल रही थी 10 मीटर्स, ओके? इसके बाद पीरियड हमने निकालना सीखा था, और वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से निकालना सीखा था। पीरियड कैसे निकालते हैं? जैसे ऊपर वाले ग्राफ में, डिस्टेंस वाले ग्राफ से आप वेवलेंथ निकालते हो। एक मिनट बेटा, होल्ड करना सब लोग। चलो यार कंटिन्यू करें। सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो है, उसके अंदर आप पीरियड कैसे निकालते हो? द टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, जिसमें आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, वन क्रेस्ट से वन क्रेस्ट तक, या वन ट्रफ से वन ट्रफ तक, या फिर इस तरह भी साइकिल देख सकते हो जिसमें हमारे पास ये आ रही है 4 मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना भी सीखा था। मिली सेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, राइट? और फिर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? वंस यू हैव द पीरियड, यू जस्ट डू 1 ओवर पीरियड एंड यू कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। फिर हमने वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, और वेव इक्वेशन के अंदर हमने देखा था कि आपकी स्पीड जो होती है वेव की, वो लैम्डा एफ के बराबर होती है। लैम्डा इज योर वेवलेंथ एंड एफ इज योर फ्रीक्वेंसी। अगर लैम्डा मीटर्स में है तो स्पीड मीटर्स पर सेकंड में है। अगर आपका लैम्डा जो है वो सेंटीमीटर्स में है तो फिर स्पीड आपकी सेंटीमीटर्स पर सेकंड में होगी। फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में ही रहेगी। और इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट बात हुई थी कि बेटा ये जो स्पीड और फ्रीक्वेंसी है ना, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो स्पीड किस चीज पे डिपेंड कर रही है? मीडियम पे, ये बात हुई थी। और फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? सोर्स की वाइब्रेशन पे, ठीक? और फिर हमने कहा था कि वेवलेंथ एक ऐसी चीज है जो इन दोनों पे ही डिपेंड कर रही है। वेवलेंथ इस पे भी डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ इस पे भी डिपेंड कर रही है, ऑलराइट? और हमने क्या बात की थी? वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, मतलब अगर स्पीड डबल होगी वेवलेंथ भी डबल हो जाएगी। स्पीड अगर हाफ हो जाएगी, लेट्स से डिवाइड बाय 2, वेवलेंथ भी हाफ हो जाएगी। इसी तरह, लेकिन इसमें हम क्या बात अज्यूम कर रहे थे कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह फिर बात ये हुई थी कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहे, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी, डबल होगी, तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
सो यहाँ पे हमने फिर इसको, आपको याद होगा हमने सिमुलेशन भी यूज की थी, अगर आप वीडियो से रिवाइज करोगे तो आपको सिमुलेशन भी नजर आएगी, जिसमें हमें एक्चुअल हम रोप को जो है वो वाइब्रेट कर रहे थे, उसकी सेटिंग्स चेंज कर रहे थे, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी, मीडियम, हर चीज चेंज करके देखी थी, मेजरमेंट्स भी नहीं थी स्टॉप वॉच के थ्रू। तो बहुत डिटेल में सारा लेक्चर किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और इस चैप्टर के अंदर जो अगला टॉपिक है वो रिपल टैंक से रिलेटेड है। रिपल टैंक जो है उसके अंदर आप, एज द नेम सजेस्ट, यू विल मेक रिपल्स। रिपल्स आप कैसे बनाओगे? पानी के अंदर रिपल्स बनाओगे। सो व्हाट यू विल हैव इज अ टैंक, अ वेरी शैलो टैंक इन विच यू विल हैव सम वाटर। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि लैंप इसके ऊपर लगा हुआ होगा, ऊपर एक लाइट सोर्स लगी हुई होगी, और नीचे से इसकी टैंक की जो बेस है ना बेटा, वो ट्रांसपेरेंट होगी। मतलब ये ग्लास का या प्लास्टिक का जो टैंक बना हुआ है नीचे से ट्रांसपेरेंट होगा, ताकि लाइट उसमें से पास हो सके, और ये जो नीचे स्क्रीन है ना, ये जो पीस ऑफ पेपर है, इस पे लाइट जाके पड़ सके, इस पे शैडोज फॉर्म हो सके। अब इसमें आप रिपल्स कैसे क्रिएट करोगे? कैन यू सी द सोर्स जिससे रिपल्स प्रोड्यूस होंगे? Vibrating block. ये जो हमारे पास ब्लॉक रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक, और ये एक मोटर से कनेक्टेड होगा, जिसको इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई चाहिए, और ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, और ये हमारे पास रिपल्स प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें हमने सेटिंग देख ली रिपल टैंक की, सब सेटिंग देख ली रिपल टैंक की। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हम एक्चुअल रिपल टैंक के बजाय नीचे जो स्क्रीन है ना उसको देख रहे होंगे। स्क्रीन पे जहां जहां आपके क्रेस्ट फॉर्म हो रहे होंगे, मतलब जहां पानी हमेशा, ये जो क्रेस्ट होते हैं, क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, तो उस जगह पे नीचे स्क्रीन पे क्या बन रहे होंगे? शेडोज बन रहे होंगे, and you will see the shadows moving forward as the crests move forward. Remember, the water is not moving forward. The particles of the water are just vibrating in their place up and down. But the crests or the energy is moving forward. तो आपको यहाँ पे shadow जो है ना move करते हुए दिखाई देंगे। जिस स्पीड से shadows move कर रहे हैं, इसका मतलब वही wave की speed है। अच्छा, shadows के बीच में जो distance है, anyone who can tell me कि ये जो shadows हैं, इनके बीच में distance क्या चीज represent करता है? Do you have any idea about that? कि ये यहाँ से लेके ये जो गैप है, ये गैप क्या शो करता है? वेवलेंथ। वेरी गुड यार, जबरदस्त। तो ये जो एक, क्योंकि एक शैडो एक क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा शैडो दूसरे क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो वेवलेंथ हो गई। वेरी गुड। तो दूर दूर शैडोज होंगे तो ज्यादा लंबी वेवलेंथ होगी, कम गैप होगा तो इसका मतलब शॉर्ट वेवलेंथ होगी। समझ गए? अच्छा, अब हम बात ये करते हैं कि ये एक टर्म है नया, वेव फ्रंट। इसको समझ लो, ये जो शेडोज थे ना हमारे, एसेंशियली यही हमारे वेव फ्रंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट वेव फ्रंट की सही डेफिनेशन क्या है? ये कोटेशन मार्क्स में लिखी हुई है। ठीक है, कोटेशन मार्क्स में है तो समझ लो डेफिनेशन है। ये आपको मेरे सारे नोट्स में चीज नजर आएगी। whenever I am writing a definition, it will be usually in quotation marks. तो इनको कहते हैं these are imaginary lines, और ये करती क्या है? they join the crests of a wave. वेव को, ये जो सारे, ये जो वेव जा रही है, ये जो रिपल्स जा रहे हैं, इसके जो क्रेस्ट के अक्रॉस अगर आप लाइन बना दो, सारे क्रेस्ट के अक्रॉस, तो आपके ये वेव फ्रंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर सर्कुलर वेव जा रही है, जैसे ये वेव जाएगी, सारी डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रही है, दिस इज ट्रेवलिंग बिकॉज द सोर्स इज अ सर्कुलर डिपर। ठीक है, हमारे पास एक स्फेरिकल डिपर है, तो जब ये वाइब्रेट करेगा तो रिपल्स हमारे सर्कल में बनेंगे, तो हमारे क्रेस्ट्स भी सर्कल में बनेंगे, तो उनके वेव फ्रंट्स जो हैं, ये डॉटेड लाइंस जो हैं, ये हमारे सर्कुलर बन रहे हैं वेव फ्रंट्स। जब हमारा डिपर स्ट्रेट था तो स्ट्रेट वेव फ्रंट्स बन रहे थे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो वेव फ्रंट्स होते हैं ना, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है, वेव फ्रंट उससे 90 डिग्रीज पे बनते हैं। ठीक है, वेव फ्रंट 90 डिग्रीज पे बन रहे होते हैं। ऑलराइट, अच्छा, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात नोटिस करो कि वेव फ्रंट्स के बीच में जो गैप है, ये वही है जो शेडोज के बीच में गैप है, ये जो क्रेस्ट के बीच में गैप है। सो द गैप बिटवीन द वेव फ्रंट्स इज योर wavelength. The larger the gap, the longer the wavelength, the smaller the gap, the shorter the wavelength. ठीक है, सो इनको डिफाइन कैसे करते हैं? इमेजिनरी लाइन that joins the crests of a wave, या फिर ट्रफ भी कर सकते हैं, बट यूजुअली क्रेस्ट्स को ही है जो है वो हम क्रेस्ट के अक्रॉस ही लाइन बना रहे होते हैं। ठीक है, अब आप तीन चीजें जो है वो अपने रिपल टैंक के अंदर ऑब्जर्व करोगे। इस रिपल टैंक के अपरेटस के अंदर हम तीन चीजें ऑब्जर्व करेंगे। वो तीन चीजें क्या है? वेव्स की रिफ्लेक्शन, वेव्स की रिफ्रैक्शन, और वेव्स की
डायफ्रैक्शन, ये 3 बिहेवियर्स हैं हमारे वेव के जो हमें ऑब्जर्व करने हैं, ठीक है। तो जो पहला बिहेवियर है वेव का, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, वो कैसे होगा? वेव के अंदर आप वाटर को रिफ्लेक्ट कैसे करवा सकते हो, वेव्स कैसे रिफ्लेक्ट करवा सकते हो रिपल टैंक के अंदर। तो अब ये जो मेरा रिपल टैंक है, इसके अंदर मैं एक डायग्राम जो है वो बनाऊंगा फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ड्रॉइंग इट विद मी, ठीक है। रिफ्लेक्शन कैसे होगी वो तो आपके लिए काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इट्स नॉट दैट हार्ड टू अंडरस्टैंड। कि देखो मेरे पास एक रिपल टैंक है, ये मेरे पास रिपल टैंक है, साइड ऑन, उसका साइड व्यू देखो, इसमें एक वेव प्रोड्यूस हो रही है and the wave is traveling in this direction, and what I did was I placed this wall in the tank, एक बैरियर रख दिया, और इस बैरियर को मैं सीधा भी रख सकता हूँ, किसी एंगल पे भी रख सकता हूँ, but the point is when the wave strikes this barrier it will reflect from the barrier, ठीक है। अब इस रिफ्लेक्शन को हमने वेव फ्रंट वाले डायग्राम के थ्रू शो करना है, ठीक है, वेव फ्रंट वाले डायग्राम के थ्रू शो करना है। सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स जो हमें यहाँ पे समझने हैं, इसलिए साथ साथ जो है ना वो आपने मेरे डायग्राम जो है वो बनाना है। मैं आपको बताता हूँ कि ओरिजिनल फॉर्म में डायग्राम आपके पास आपको क्या क्या चीजें गिवन होंगी, फिर हम उसके बाद ब्रेक डाउन करेंगे कि आपको डायग्राम में कौन कौन सी चीजें खुद बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो जो डायग्राम में ओरिजिनल चीजें गिवन है वो मैं आपको बताता हूँ, और कौन सी चीजें आपको बनानी पड़ेंगी वो फिर मैं आपको बताता हूँ। सो लेट मी इरेज अ फ्यू थिंग्स। ये हमारे पास डायग्राम में ओरिजिनल फॉर्म में जो बना हुआ है डायग्राम, ये वो है, ठीक है। इतना डायग्राम आपको बना हुआ मिल गया फॉर एग्जांपल। अब ये टॉप व्यू है उसी टैंक का, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? व्हाट आर द ब्लू लाइंस? ब्लू लाइंस को हम कह रहे हैं वेव फ्रंट्स। अब इन वेव फ्रंट्स को क्या देख के पता चल रहा है वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? क्या इन वेव फ्रंट्स को देख के पता चल रहा है वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? नहीं। नहीं पता चल रहा। तो हमें फिर इसका मतलब है इस डायग्राम को दोबारा थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब भी वेव फ्रंट्स यूं बने हुए हैं, राइट, तो वेव फ्रंट हमेशा कैसे बने हुए होते हैं? लास्ट लाइन पढ़ो, वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज ड्रॉन एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रेवलिंग। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ ब्लैंक डायग्राम्स पे। लेट सपोज आई ऐड अ ब्लैंक डायग्राम ओवर हियर। सपोज करो कुछ वेव फ्रंट्स ऐसे बने हुए मेरे पास, तो ये वेव मोस्ट प्रोबब्ली किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? या तो ये वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है या इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। लेट सपोज अभी हम इसको इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। समझ में आई बात? अब इसी तरह समझो एक और वेव है जिसके वेव फ्रंट्स यूं बने हुए, ये वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? ऑब्वियसली या तो ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है या नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है। वो आपके क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन्ड होगा कि वेव किस तरफ जा रही है, बट वेव फ्रंट्स के थ्रू आपको इतना पता लगा लेना चाहिए कि वो जनरली किस डायरेक्शन में जा रही है। ऊपर या नीचे तक तो मैंने नैरो डाउन कर लिया ना, फिर क्वेश्चन पढ़ के बाकी का भी पता चल जाएगा, या जिधर बैरियर रखा हुआ होगा उसको ही जाके हिट कर रही होगी आपकी वेव, ठीक है। अब अगर एक वेव जो है वो इस तरह जा रही है, लेट सपोज एक वेव अगर यूं ट्रेवल कर रही है, तो इसके वेव फ्रंट्स कैसे बनने चाहिए? इसके 90 डिग्री पे मैं यूं वेव फ्रंट्स बनाऊंगा, राइट। अगर एक वेव जो है वो ऐसे ट्रेवल कर रही है, एक वेव अगर इस तरह ट्रेवल कर रही है, तो इसके फिर वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे? यूं बन जाएंगे। क्या अब समझ में आ गई बात? सो नाउ would we be able to draw wave fronts by looking at the direction of the wave and vice versa? अगर वेव फ्रंट्स बने हुए तो वेव की डायरेक्शन पता लगा सकेंगे, दोनों काम हो सकते हैं अब हमसे। तो क्या अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ ऊपर वाले डायग्राम को देख के और इस डायग्राम को देख के आप पता चल रहा है कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जा रही है और बैरियर को हिट कर रही है। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है बेटा, ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी वेव के लिए एक जनरल डायरेक्शन बना लेता हूँ कि मेरी वेव जो है ना यूं ट्रेवल कर रही है। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन से सबसे पहले वेव, एक एरो कहीं भी अपनी मर्जी से अपनी पसंद का ऐसे जाके मैंने बना लिया जो कि बैरियर को हिट करेगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह एक पॉइंट बना लिया,
बन गया ये पॉइंट, इससे मुझे पता लग गया मेरी वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। जो वेव ट्रेवल कर रही होती है टुवर्ड्स द बैरियर, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट वेव। क्या कहते हैं उसे? इंसिडेंट वेव। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये लाइन आप सब लोग बना लो मेरे साथ। मैं हर चीज बनाने के बाद अब थोड़ा थोड़ा गैप दूंगा ताकि सब मुझे फॉलो अलोंग कर सकें। आपके पास रूलर पेंसिल होनी चाहिए, दैट्स ऑल यू नीड बेसिकली। ओके, नाउ आई एम अज्यूमिंग कि सबने जो है ये चीज बना ली होगी। अब करना ये होता है कि उसके बाद हमेशा हमेशा आपने जहां पे वेव का, जहां पे आपने एरो जाके हिट किया ना, आपकी मर्जी, आप यूं भी बना सकते थे, यहां भी बना सकते थे, यहां भी बना सकते थे, बस मैंने जरा बीच में करके बना दिया। इस पॉइंट पे जहां वेव आके हिट कर रही है, आपने क्या करना है बेटा, एक लाइन बनानी है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या चीज होती है? नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जिसे आप बैरियर से, ये बैरियर है ना, ये मेरा बैरियर है, बैरियर से 90 डिग्री पे आपने एक लाइन बनानी होती है। ये बैरियर है तो बैरियर से 90 डिग्री पे ऐसे करके मैं एक लाइन बना दूंगा। इस लाइन को क्या कहेंगे? नॉर्मल। ठीक है, तो what you'll do is, if you want a protector, like if you really need a protector, तो आप अपना प्रोटेक्टर कैसे रखोगे? बैरियर पे 0 रखोगे अपना, ऐसे करके ऐसे रख लोगे अपना प्रोटेक्टर। बिल्कुल देखो, ये मैंने यहाँ पे रख लिया। अब 90 डिग्री मेरा कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है ना, तो ऐसे मेरा नॉर्मल बन जाएगा, 90 के थ्रू बन जाएगा। तो हम ऐसे करके अपना नॉर्मल बना लेते हैं। ये लो, क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अभी तक सही है? और बैरियर की लाइन देखो, मैंने जो नॉर्मल की लाइन है वो बैरियर के ऊपर भी स्ट्रेच की है, बैरियर के नीचे भी स्ट्रेच की है। अब इसमें प्रोटेक्टर को हटा दूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये जो मेरी लाइन बनी, इसे क्या कहा मैंने? व्हाट डिड वी कॉल इट? नॉर्मल। नॉर्मल। और इसको बैरियर से 90 डिग्री पे बनाते हैं। अब देखो, मेरा बैरियर जो है ना वो 45 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ था यहाँ पे टैंक के अंदर, तो बेसिकली मेरा ये वाला एंगल जो है ना ये 45 डिग्री का बनेगा। ये जो मेरा एंगल है ना, ये वाला एंगल मेरा, इसे कहते हैं आई, एंगल आई कहते हैं। और इसका पूरा नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। प्रीटी इजी टू रिमेंबर, आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट के चैप्टर में ये जो एंगल्स है ना, ये हम दोबारा बहुत डिटेल में याद करेंगे। अभी इनके नाम फिर भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू स्टिल शुड रिमेंबर कि ये मेरा जो एंगल है, जो मेरी इंसिडेंट वेव का एंगल नॉर्मल के साथ बन रहा है, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। अब ये एंगल कितना होगा? जाहिर सी बात है, ये देखो, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल 45 का ही बनना चाहिए। तो इसका मतलब कि अब जो मेरी वेव रिफ्लेक्ट करेगी ना, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगी। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो एंगल आई है ना आपका, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसके इक्वल ही होगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जब ये वेव ऐसे आएगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद हिट करके कहाँ जाएगी? एनी गेसेस? 45 डिग्री का एंगल ये है, तो इससे 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए वेव को यहाँ से हिट करके कहाँ जाना चाहिए? बैरियर के ऊपर से तो गुजर नहीं सकती, तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं जा सकती, यहाँ भी नहीं जा सकती। कहाँ जाना चाहिए वेव को रिफ्लेक्ट करके? बैक से वापस लेफ्ट की तरफ। वापस लेफ्ट की तरफ। अगर ये वापस लेफ्ट की तरफ जाएगी तो फिर ये दैट वुड नॉट बी मच ऑफ अ रिफ्लेक्शन। अच्छा चलो, थिंक अबाउट इट दिस वे, थिंक अबाउट इट दिस वे। एक दीवार है आपके घर में, ठीक है? आप यहां से एक बॉल दीवार पे थ्रो करते हो, ठीक? बॉल जब यूं आके दीवार को हिट करेगी तो बाउंस करके कहाँ जाएगी? एक जनरल, बिल्कुल थोड़ी सी अपनी इंट्यूशन यूज करो, यह चीज आप लोगों ने देखी है। अभी किसी के पास बॉल पड़ी है तो ट्राई करके भी देख सकता है। लेफ्ट पे। लेफ्ट पे किस तरह जाएगी? उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उसी। मतलब यहां से मुझे आइडिया दे दो, अपवर्ड ये बोल रहे हैं, शयान बोल रहे हैं लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट ये तो नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये तो गलत सर है। वो बैरियर का 90 डिग्री एंगल बना के जाएंगे। मतलब तुम क्या बोल रहे हो, यूं जाएगी? नहीं, इधर किधर? 45।
45, चलो इस तरह आ जाएगी, ये कह रहे हो? जी ये है नॉर्मल इंट्यूशन आपकी, बिल्कुल ये बिल्कुल बेसिक आपकी डेली लाइफ के अंदर जो है ना बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है. टेक एनी ऑब्जेक्ट इन योर हाउस एंड इफ यू हिट इट टुवर्ड्स अ वॉल एट एन एंगल लाइक दिस, इट शुड गो दैट वे, राइट? एक ये जनरल सी इंट्यूशन है, ये होनी चाहिए. तो वेव्स भी उसी पैटर्न को फॉलो करती है. अब अगर ये दीवार ऐसे रखी होती, अब जरा इसको, इसी को जरा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. अब आपकी दीवार यूं रखी हुई है, थोड़ा सा समझना अब इस बात को. आपकी दीवार ऐसे रख करके रखी है, तो बॉल को आपने यहां से थ्रो किया. अब ये बॉल कहां जाएगी रिफ्लेक्ट होके? इसको कहीं यहां कहीं बाउंस करना चाहिए ना यार. डज दैट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? सर. ये बिल्कुल वही डायग्राम है, लेकिन बस मैंने क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा रोटेट करके बना दिया. समझो जरा, ये वही चीज है, लेकिन देखो मैंने इसको टेढ़ा करके बना दिया. वॉल का एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, आपका पर्सपेक्टिव तो चेंज कहीं से भी हो सकता है. सो यही बात बस मैं यहाँ समझाना चाह रहा था कि बेटा कि वेव यहाँ जाएगी, तो अगर ये एंगल 45 का है तो यहां से भी 45 का ही एंगल लो, और ये वेव बिल्कुल ऐसे सीधा ऊपर चली जाएगी. अब ये इत्तेफाक से बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जा रही है क्योंकि 45 का एंगल था. अगर एंगल 45 का नहीं होता, कुछ और होता है एंगल, तो डिफरेंट भी जा सकती थी वेव. तो हमारी यहाँ पे जो वेव है, इसको कैसे जाना चाहिए? यूं जाना चाहिए. वुड एवरीवन एग्री विद मी ऑन दिस? यहाँ तक क्या हम एक सेम पेज पे आ गए अभी तक या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. मेरी रिफ्लेक्टेड वेव को ऐसे जाना चाहिए. ओके, ये मेरी रिफ्लेक्टेड वेव हो गई. अब मैंने बनाना क्या होता है, मेन मेरा जो डायग्राम में पर्पस होता है ना, वो रिफ्लेक्टेड वेव के वेव फ्रंट्स बनाना होता है. मेन मकसद क्या होता है? रिफ्लेक्टेड वेव के वेव फ्रंट्स ड्रॉ करना. वेव आपने बना ली, अब इसके वेव फ्रंट्स कैसे बनने चाहिए? जो वेव ऊपर की तरफ जा रही है, इसके वेव फ्रंट्स कैसे बनने चाहिए? हमने ये डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, तो जो वेव ऊपर की तरफ जा रही है उसके वेव फ्रंट्स कैसे बनने चाहिए? Perpendicular to direction of motion. बिल्कुल. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, मतलब वेव वर्टिकली जा रही है ऊपर, तो हमारे जो वेव फ्रंट्स हैं वो कैसे बनेंगे? हॉरिजॉन्टली, राइट? क्या ये बात समझ में आती है कि हॉरिजॉन्टली बनने चाहिए वेव फ्रंट्स? और ये जो एंगल है, ये है मेरा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये अगर ये वाला 45 था, तो ये भी हो गया 45. तो ये देखो ना, टोटल ये 90 का बन रहा है एंगल, इसीलिए वेव हॉरिजॉन्टल थी और ऐसे वर्टिकल होगी. सो अब मेरे वेव फ्रंट्स जो बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे? वो वेव फ्रंट्स बनेंगे मेरे यूं. लेकिन उनको बनाते हुए मैंने 2-3 बातों का ख्याल रखना. अगर मैं रैंडमली यूं वेव फ्रंट्स बना दूंगा, मुझे शायद 1 मार्क्स मिल जाए. 3 मार्क का क्वेश्चन है तो मुझे 1 मार्क मिल जाए, सारे मार्क्स नहीं मिलेंगे. मैंने किन बातों का ख्याल रखना है? मैंने इन बातों का ख्याल रखना है बेटा कि मैं रिफ्लेक्शन के दौरान वेवलेंथ को चेंज नहीं करूंगा. क्या? रिफ्लेक्शन होने के बाद वेवलेंथ सेम रहती है. तो ये जो ब्लू वाले वेव फ्रंट्स का जो गैप था ना, मुझे वही गैप मेंटेन रखना है. और उसको करने का बेस्ट तरीका ये है कि ये जहां 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 पुराने वेव फ्रंट्स आके ज्वाइन हो रहे हैं ना बैरियर से, वहीं से आप हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ, और आपका ऑटोमेटिकली परफेक्ट किस्म की जो है वो वेव फ्रंट्स बनेंगे. देखना क्या हो रहा. इधर से मैं वेव फ्रंट बनाता हूँ ऐसे करके, ये मेरा एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया. इसके बाद मैं इधर से एक वेव फ्रंट बनाता हूँ, ये मेरा एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा दोनों को एक्सटेंड भी कर सकता हूँ डेफिनेटली. ठीक है, इधर से मैं एक वेव फ्रंट बनाता हूँ, ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया. ठीक है, अब मैं ऊपर भी अलग से भी बना सकता हूँ एक, लेकिन मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि मेरे जो वेव फ्रंट बन रहा है रिफ्लेक्टेड वाला, उसका गैप उतना ही हो, उसी तरह का गैप हो जैसा पुराने वाले वेव फ्रंट्स का गैप है. सो डज इट मेक सेंस? डायग्राम हमारी कंप्लीट हुई. And now after completing it, it probably looks like a mess and it looks very complex. But that's why मैंने आपको बनी बनाई डायग्राम नहीं दी. हमने क्या करना है, हमने स्क्रैच से इसको ड्रॉ करना सीखना था. अब मैं एक और एग्जांपल जो है वो आपसे करवाऊंगा. ठीक है, पहले ये वाली कंप्लीट कर लो, फिर एक नीचे अगले पेज पे एक और एग्जांपल है जो मैं आपसे बोलूंगा खुद ट्राई करके मुझे कंप्लीट करके दिखाओ.
और आपने इसको एज नीट एज पॉसिबल, जितनी सीधी लाइन है, जितनी नीट और एक्यूरेट बना सकते हो उतनी आपने बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। एग्जामिनर कुछ भी मेजरमेंट्स लेके तो चेक नहीं करेगा, ये बात तो मैं आपको कह सकता हूँ। एग्जामिनर विल नॉट मेजर योर डायग्राम, ही विल नॉट मेजर योर एंगल्स। मार्किंग स्कीम में लिखा होगा बस कि एंगल जब वो देखने में, बट फ्रॉम द नेकेड आई इट शुड लुक ओके, इट शुड लुक इक्वल, ठीक है। द वेव फ्रंट्स के बीच में जो गैप है फ्रॉम द नेकेड आई इट शुड लुक इक्वल, ठीक है। तो इतना डायग्राम में नीटनेस और एक्यूरेसी होनी चाहिए कि बस जो है फॉर नेकेड आई से जो है वो देखने में डायग्राम सही लगे, ठीक है बेटा। अब तीन बातें आपको याद रखनी है। वेव की तीन जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, तीनों चीजें रिफ्लेक्शन होने के बाद चेंज नहीं होती, क्योंकि ना सोर्स में कोई चेंज आया तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ना कोई मीडियम में चेंज आया तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी, और इन दोनों चीजों के चेंज ना होने की वजह से वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी। ऑलराइट, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज इफ दिस इज कंप्लीट? चलूं आगे या वेट करूं आप लोगों का? बनाना है अभी, बता दो बच्चों, मुझे मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ। सर चलने बोले। क्या कह रहे हो? सर नेक्स्ट पेज खोलो। फातिमा आपने बना लिया बेटा, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा आप सब लोग मेरे साथ ये ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। ये अगर आप बिल्कुल सिर्फ देख रहे हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब एक काम करना है हमने, अब ये मेरी इंसिडेंट वेव के वेव फ्रंट्स है, ठीक है। ऊपर वाले एग्जांपल को देखो, इसी तरह नीचे भी मैं इस तरह की एग्जांपल जो है वो खाली छोड़ दूँ। कुछ कौन कौन सी चीजें आपको बनानी आनी चाहिए दोनों केसेस में? देखो, इंसिडेंट वेव के वेव फ्रंट्स आपको नजर आ रहे हैं, तो वेव बैरियर की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी, कैसे ट्रेवल कर रही होगी? मुझे वेव कैसे बनानी चाहिए? जो मेरी इंसिडेंट वेव है वो कहाँ ट्रेवल कर रही होगी? टुवर्ड्स द बैरियर, तो वो जनरली यूं ट्रेवल कर रही होगी ना, इस पे तो हम सब एग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो डायग्राम है इसको, इन दोनों को एज इट इज फॉर्म में पहले कॉपी करो। एक में वेव फ्रंट थोड़े कम टिल्टेड है, एक में और थोड़े से ज्यादा टिल्टेड है, तो दोनों जरा पहले अपने पास बना लो। प्रैक्टिस हो रही है, अभी मेन कॉन्सेप्ट हमने ले लिया, अब उसी को प्रैक्टिस करके हम दो डायग्राम्स और बनाएंगे, फिर रिफ्रैक्शन के भी डायग्राम्स हैं और फिर उसके बाद डायफ्रैक्शन के भी हैं इसी तरह। शाबाश, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलना है, ठीक है। So I'll wait exactly 2 minutes for everyone to first draw this much. फिर हम इसको बिल्डअप करेंगे उसी तरह। कौन कौन सी चीजें आपको बनानी आनी चाहिए, यह मैं आपको सिखा रहा हूँ दोबारा से। ऑलराइट, सबसे पहले हम क्या करना है कि इंसिडेंट वेव बनानी है, वो वेव बनानी है जो बैरियर की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो उसके लिए हम कहीं से भी बस इस तरह की एक लाइन बना देंगे जो कि इन ब्लू लाइंस के परपेंडिकुलर हो, ब्लू लाइन से 90 डिग्री पे लाइन बनती हो, मतलब तकरीबन, डज दैट सीम करेक्ट? तकरीबन इस तरह की एक लाइन बन जाएगी। ये ब्लैक लाइन जो है, अगर इसको मैं अंदाजन कहूँ तो ये 90 डिग्री पे ही बन रही है मेरी ब्लू लाइन से, और ये मेरी बैरियर को जाके हिट कर रही है ये वेव। तो ये मेरी वेव कौन सी हो गई? ये मेरी वेव हो गई इंसिडेंट वेव, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बनाऊंगा तो ये देखो, ये वाली जो है ये लाइनें ज्यादा टिल्टेड है, तो यहाँ पे जो वेव होगी वो थोड़ी सी और ज्यादा एंगल पे आएगी, कुछ इस तरह होगी, करेक्ट। थोड़ा सा आएगा इसमें, इसको यूं करने की जरूरत है।
समथिंग लाइक दिस आई गेस, कुछ इस तरह की यहाँ पे वेव बनेगी। ठीक हो गया? दोनों डायग्राम हम साथ साथ साइमल्टेनियसली कंप्लीट करेंगे, बट दोनों में बस फर्क क्या है, एंगल का ही फर्क है, बाकी तो सारी सिमिलर है, राइट? सारी बातें उसमें एक जैसी है। तो एंगल का थोड़ा अंदाजा देने के लिए कि भाई कितना एंगल होगा तो किस तरह रिफ्लेक्ट करनी है, इस बात का आइडिया लेना। अच्छा, अब हमें क्या बनाना आना चाहिए? उसके बाद हमें बनाना आना चाहिए नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनेगा? यहाँ पे किस तरह की लाइन बनेगी और किस जगह पे बनाएंगे? कोई मुझे गाइड कर सकता है थोड़ा सा भी कि सर नॉर्मल यहाँ बना दें, इस पॉइंट पे बना दें? उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? व्हाट डू यू थिंक? हाउ डू यू ड्रॉ द नॉर्मल? तो जिस पॉइंट पे वो हिट कर गया बैरियर को, वहां से 90 डिग्री एंगल। और 90 डिग्री कहाँ से लेंगे हम? 90 डिग्री टू व्हाट? बैरियर। बैरियर से 90 डिग्री। तो अगर बैरियर हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल बनेगी वर्टिकल। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल बनानी है, और वो कैसी बनेगी? 90 डिग्री टू द बैरियर। सो जस्ट लाइक दिस। नॉर्मल बन गया। मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? कौन सी दो लाइनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क किया जाता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे। सो ब्लैक लाइन और नॉर्मल, इनके बीच में ये जो एंगल होता है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंस होता है। बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, बच्चे इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेते हैं। जो बैरियर और इंसिडेंट रे का एंगल है, ये नहीं होता एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या है? ये वाला है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पे भी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा। ठीक। अब हमें रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। वो यहाँ पे अगर मैं अंदाजे से बनाऊं विदाउट मेजरमेंट्स, तो लाइक नेकेड आई से ये सही लग रही है आई गेस। लाइक फ्रॉम द नेकेड आई इट सीम्स ओके, सो आई थिंक दिस शुड बी फाइन। ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे बन गई। मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। वहां पे मेरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कैसी बनेगी? थोड़ी सी यूं करके बनेगी। होपफुली अब सबको ये बातें समझ में आ रही हैं, सबको पता चल रहा है कि डायग्राम इतना मुश्किल नहीं है, रिफ्लेक्शन वाला आराम से कंप्लीट हो सकता है। क्लियर है? अब सर आर वी सपोज टू टेक मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल इन पेपर? नहीं, इस वाले वेव फ्रंट्स वाले डायग्राम में अप्रोक्सीमेट ही बनाने होते हैं हम ना। लेकिन जब लाइट वाले चैप्टर में हम ये बनाएंगे ना, एंगल मेजर करेंगे, तब हमें मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी। तब मेजरमेंट्स, तब ज्यादातर कैलकुलेशंस चल रही होती हैं। वैसे मेजरमेंट वाले क्वेश्चन कम ही आते हैं, बट फिर भी लाइट वाले क्वेश्चन में यू शुड बी प्रिपेयर टू टेक मेजरमेंट्स। इन दिस वन सिर्फ देखने में अगर सही लग रही है तो इट्स फाइन। जैसे मैंने बगैर मेजरमेंट के बनाए, बट देखने में एग्जामिनर को पहली दफा में देख के सही लगेगा, वो मार्क्स दे देगा। वो प्रोटेक्टर से ही मेजर नहीं करना आपने, ठीक है? बट यू कैन नेवर से कि नहीं हो सकती मेजरमेंट। मेजर करना आना चाहिए एंगल, प्रोटेक्टर यूज करना आना चाहिए। दैट्स बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज, राइट? तो कहने को वो कह सकते हैं, कोई उनको मना नहीं कर रहा, वो बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे मेजर कर दो, ठीक है? तो वो मेजर आपको पता होना चाहिए, कौन सा एंगल मेजर करनी है, प्रोटेक्टर कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, वो चीजें बेसिक मैथ्स में आप पढ़ते हो। कोई भी दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे मेजर करते हैं, वो यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो फिर भी। अब रिफ्लेक्टेड, जो सबसे मेन काम होता है, जिसके मार्क्स होते हैं मेनली, वो होता है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स बनाना। तो पहले मैं इसके रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स बना लेता हूँ। कैसे बनेंगे? कुछ यूं बनेंगे आई गेस, समवॉट लाइक दिस। कुछ यूं बनेंगे। और इसमें मुझे एक बात को तो ये ख्याल रखना है कि वेव फ्रंट शुड बी 90 डिग्री टू द वेव इटसेल्फ, राइट? एंड देन सेकेंडली, इनके बीच में जो गैप्स मैं रख रहा हूँ, मुझे कोशिश करके ये गैप्स वही रखने हैं जो गैप ब्लू वाले वेव फ्रंट्स के बीच में थे, ठीक है? तो अभी अगर मुझसे सही नहीं भी बनेंगे तो मैं इनको एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन आपने, जाहिर सी बात है ये तो डिजिटल डायग्राम है, लेकिन आपने कोशिश करके पहली दफा में ही थोड़ा बहुत स्केल से मेजरमेंट लेके इतनी कोशिश करनी कि पहली दफा में ही सही बन जाए, वरना फिर मिटा के बनाना पड़ेगा। सो बस कोशिश इतना की है कि अंदाजन ये जो गैप्स हैं,
और ये जो गैप्स है ये सेम हो, ठीक है। और ये सबके इन सबका गैप जो है सबका ये एक जैसा होना चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें ये ना हो कि शुरू में कोई दो लाइनें करीब है फिर तीसरी लाइन बहुत दूर है, ऐसे ना हो रैंडमली। यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे कुछ यूं बन जाएगा। कम से कम भी आंसर के अंदर ये जो आप वेवफ्रंट्स बनाते हो ना रिफ्लेक्शन वाले, कम से कम भी 3 से 4 आपको बनाने होते हैं, ठीक है। मिनिमम 3 तो हर जगह लिखा होता है कि बनाए हुए हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई गेस हमारे डायग्राम कंप्लीट हो गए मोर और लेस। एकदम 1 मिनट में रुक रहा हूँ, फिर उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पे चलेंगे आगे। All right, I guess let's move forward. Now we are going to talk about refraction of waves. ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे, या कोई भी वेव की मीडियम में ऐसा चेंज आए कि उसकी वेव की स्पीड चेंज हो जाए। जैसे कि रिपल टैंक के अंदर क्या होगा कि हमारी वेव एक शैलो वाटर के रीजन से डीप वाटर के रीजन में चली जाएगी, और वाइस वर्सा एक डीप वाटर वाले रीजन से, जैसे यहाँ पे पानी डीप है, एक शैलो वाटर वाले रीजन में चली जाएगी। हमने शैलो वाटर वाले रीजन कैसे बनाया, अपने रिपल टैंक के अंदर हमने एक ब्लॉक रख दिया ग्लास का, ताकि यहाँ पे पानी की डेप्थ जो है वो कम हो जाए। सही है, तो हमने ये काम किया रिफ्रैक्शन ऑफ वेव को प्रोड्यूस करने के लिए। एक टैंक में शैलो डीप वाटर का रीजन क्रिएट कर दिया, एक टैंक में शैलो वाटर का रीजन क्रिएट कर दिया बाय बेसिकली जस्ट प्लेसिंग अ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक एट द बेस ऑफ द टैंक। याद रहे कि वेव की स्पीड इस वजह से चेंज होती है, and then this can also lead to the change in direction of the wave, but first we will only look at the change in speed. change in direction को इसके बाद देखेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने अपना ट्रांसपेरेंट ब्लॉक जो है, अगर आप टॉप व्यू देखो तो ऐसा रखा है कि बिल्कुल सीधा है। मतलब ये जो मेरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर जो डीप, ये जो शैलो रीजन है और जो डीप रीजन के बीच में बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है, मतलब जिस डायरेक्शन में मेरे वेव के वेव फ्रंट्स हैं, राइट। बाउंड्री ऐसे करके नहीं बनी हुई, बाउंड्री ऐसे करके नहीं बनी हुई, बाउंड्री ऐसे करके नहीं बनी हुई, बाउंड्री बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर ऐसा होगा तो वेव की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब आपको कुछ फैक्ट्स हैं छोटे छोटे जो याद रखने हैं। शैलो वाटर में वेव स्लो ट्रेवल करती है रिपल टैंक में, और डीप वाटर में वेव की स्पीड ज्यादा होती है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि अगर वेव पहले फास्ट ट्रेवल कर रही थी डीप वाटर में, तो शैलो वाटर में आके उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह अगर ये वेव शैलो से डीप वाटर में जा रही होती तो फिर इसकी स्पीड क्या करती, इंक्रीज कर जाती। पहली बात, और ये याद रखनी है, क्या इसको आपने याद रखना है बेटा, ठीक है। दे माइट जस्ट आस्क दिस फ्रॉम यू एंड दे एक्सपेक्ट यू टू मेमोराइज दिस सिंपल फैक्ट। दूसरी बात, आपने ये पढ़ा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स ऑफ वाइब्रेशन पे। देखो हम अभी तक वाइब्रेशन की जो सोर्स है, जो मोटर वाइब्रेट कर रही है जिसकी वजह से डिपर ऊपर नीचे हो रहा है वुडन रिपल टैंक के अंदर, ये जो मेरा डिपर है, ये जो डिपर है, इसकी वाइब्रेशन में तो कोई चेंजेस नहीं लेकर आ रहा ना मैं, तो इसका मतलब मेरी वेव की फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज्ड ही रहेगी। अभी भी फ्रीक्वेंसी अभी भी चेंज नहीं हो रही।
लेकिन स्पीड और वेवलेंथ का फिर आपस में क्या रिलेशनशिप है, याद है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, तो अगर मेरी स्पीड डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ को भी डिग्री। करना चाहिए। और यहाँ पे वो आपको साइड एंगल पे भी नजर आ रहा है, लेकिन टॉप व्यू में भी नजर आ रहा है कि वेवलेंथ कैसे शॉर्ट हो गई। ये जो गैप्स हैं ये वाले, ये गैप्स कम हो गए। तो हमने, अगर हमारे पास ऐसा डायग्राम आए जिसके अंदर आपके पास इतनी वेव बनी हुई हो और वो आपसे कहें इस डायग्राम को कंप्लीट कर दें, वेव के वेव फ्रंट्स बना दें, समझ लो कि आपके पास ये भी ना बना हुआ, वेव की डायरेक्शन भी ना बनी हुई हो, तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी कि भाई इस वेव की डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं क्योंकि बाउंड्री बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो पहले तो आपने बना दिया कि अच्छा भाई वेव सीधी जाएगी, लेकिन याद ये रखना है कि वेव की क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो वेव की वेवलेंथ भी कम होगी और आपने इस तरह के वेव फ्रंट्स बना देने। ये बहुत इजी है, आई डोंट थिंक दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर टू डू इट। ऑलराइट, समझ गए? बस आपने गैप्स बहुत सारे कोशिश करना है बिल्कुल बराबर रखने हैं। एक दो जगह पे मेरे भी थोड़े से कम ज्यादा हो रहे हैं गैप, बट इतना ओके होता है, इतना चलता है। ठीक है, समझ में आ रही? मिनिमम 3 से 4 वेव फ्रंट्स तो बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, 2 बना के नहीं छोड़ देने वरना मार्क्स नहीं देंगे वो पूरे। अब ये डायग्राम देखो, देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्योंकि और दोनों डायग्राम्स हैं, तो वी विल ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, 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 यूं मिटा रहा हूँ, ये भी मिटा दिया। ठीक है, अब कुछ बातें यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे जो ब्लॉक की शेप है वो ऐसे है कि या तो हमने ब्लॉक को ही टेढ़ा करके रखा है या बस जैसे भी रखा है ब्लॉक को, ब्लॉक जो डीप और शैलो रीजन की बाउंड्री है ना यार, ये डीप रीजन है, ये वाले वेव फ्रंट्स आपको पहले से बना के दिए हैं। डीप से शैलो रीजन की जो बाउंड्री है वो अब स्ट्रेट नहीं है, तो अब ये तो होगा कि हाँ वेव की स्पीड जो है वो शैलो रीजन में जाके क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगी, लेकिन अब डायरेक्शन भी चेंज होगी। और डायरेक्शन के चेंज को याद रखना ना, उसमें थोड़े बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हैं। इट डज सीम अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट होपफुली अभी जिस तरह मैं समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगी। अगेन इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इसके अंदर इनफ प्रैक्टिस की जरूरत है। हम पास पेपर्स के अंदर जो है वो अगली क्लास में पास पेपर्स करेंगे तो प्रैक्टिस इसकी करेंगे। और ठीक है, कोशिश ये करना कि इसके जो रिपल टैंक वाले डायग्राम है उनको प्रिंट करवा के आप प्रैक्टिस कर लेना, स्पेसिफिक जो रिपल टैंक वाले क्वेश्चन होंगे उनको प्रिंट निकाल के प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे अब क्या होगा यार, यहाँ पे सबसे पहले तो ये होगा कि आप जहां से वेव आ रही है उस वेव को ओरिजिनली बना लो, जस्ट टू गेट एन आइडिया। वो वाली जो लाइन है ना जो हम वेव का एरो बनाते हैं वो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, उसके मार्क्स वार्क्स नहीं होते, लेकिन वो फिर भी बहुत जरूरी होता है समझने के लिए कि वेव जो है वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से जाएगी, बेंड किस डायरेक्शन में होगी। तो ये मेरी वेव है, ठीक है, इंसिडेंट वेव कह लिया इसे हमने। अब उसके बाद दूसरी चीज जो हमें बेंडिंग का आइडिया देगी कि वेव ने किस तरफ बेंड करना है और वेव की डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, उसके लिए सबसे पहले एज अ रेफरेंस हमें नॉर्मल बनाने की जरूरत है। अब नॉर्मल कैसे बनाते हैं आपको अगर याद हो तो, ये बैरियर है मेरा डीप और शैलो रीजन के बीच में, ये मेरी बाउंड्री है, इससे 90 डिग्री के एंगल पे मेरा नॉर्मल बनेगा। तो उसके लिए मैं अपना प्रोटेक्टर, अगर मुझे प्रोटेक्टर की जरूरत है तो मैं अपना प्रोटेक्टर कुछ ऐसे रख लूंगा, राइट, अपना प्रोटेक्टर कुछ ऐसे रखूंगा कि ये मेरे बाउंड्री पे मैं रख लूं लाइक दिस, और 90 डिग्री पे मैं अपना नॉर्मल बनाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा नॉर्मल बन गया। ठीक हो गया बच्चों, ये नॉर्मल बन गया हमारा। चलो भाई, अब हम आगे चल के क्या कर सकते हैं, इस प्रोटेक्टर को हटा लेना है। अब क्या करना है, अब ये बात याद रखनी है। अच्छा खैर, पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करो ना हमेशा की तरह, जैसे उस वाले डायग्राम में भी किया था। ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस वेव ने जाना है, अब ये वेव रिफ्लेक्ट तो सिर्फ नीचे वाले पार्ट में कर रही होगी, लेकिन जो वेव का ऊपर वाला पार्ट है, जो शैलो, जो ये जो वेव का इतना पार्ट है, ये तो इधर चला जाएगा ना,
लेकिन वेव ने जब जाना है यहाँ पे तो कैसे जाएगी? सीधी जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, यहां जाएगी, ये सारी बातें सोचनी। उसके लिए आप सबसे पहले तो केस याद रखो कि ये कौन सा केस है, वेव ने बेंड किस डायरेक्शन में होना है। अब ये कुछ और फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जो आपने याद रखने हैं। फॉर नाउ यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पे वेव की स्पीड को क्या होगा। यहाँ पे वेव की स्पीड होगी डिक्रीज। वेव की स्पीड डिक्रीज होगी तो वेव की वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी, और जब स्पीड और वेवलेंथ में डिक्रीज होना होता है तो वेव विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमारा वाला जो केस है इसमें हमने वेव को टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करना है। अगर वेव की स्पीड इंक्रीज होती, क्योंकि इस केस में नहीं होगी क्योंकि अभी ये शैलो रीजन में आ रही है तो स्पीड तो कम होगी, अगर स्पीड इंक्रीज होती तो देन द वेव वुड हैव बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये हमारी ब्लैक लाइन हमें बताएगी कि वेव अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल कैसे बेंड कर सकती है। अगर आपको यहाँ पे ना समझ में आए कि मैंने इस वेव को कैसे लेके जाना है, किधर लेके जाऊं, तो सबसे पहले अपनी आसानी के लिए एक ऐसी लाइन बनाओ जो बिल्कुल स्ट्रेट जाती। अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाती, अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाती तो कहाँ लेके जाते हैं? बिल्कुल इसे ऐसे स्ट्रेट एज इट इज ले जाते हैं ना। तो पहला काम ये करो, ये इमेजिनरी लाइन है बिल्कुल, इसको हम मिटा देंगे। अगर ये वेव बिल्कुल स्ट्रेट जाती तो यूं जाती ना, अगर डायरेक्शन चेंज ही ना होती तो देन द वेव वुड हैव गॉन लाइक दिस, वुडंट इट? राइट? बट दैट्स नॉट व्हाट द वेव डज। द वेव विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड आप कहां कर सकते हो वेव को? ऊपर या नीचे? जवाब दो। नीचे। नीचे। सबको ये बात समझ में आ रही है ना? अगर सीधी जाती तो यूं, लेकिन सीधी तो नहीं जानी ना भाई, ये तो नहीं है आंसर। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती तो यूं, लेकिन अभी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं लेके जानी, दैट्स नॉट इट। हमने वेव को थोड़ा सा यूं बेंड करना है। अब कितना बेंड करना है वो आप अंदाजे से कर दो, इसमें कितना बेंड करना है वो आपकी मर्जी। तो आप क्या करोगे बेटा, इस वेव को आपने बेंड करना था ना, तो आप इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर दो। राइट? हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड। all right, done. Now we have bent the ray towards the normal. अब देखो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा ना, अब ये जो एंगल होता है इसे कहते हैं एंगल आर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ये एंगल अब इट इज क्लियरली नैरोअर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल छोटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, क्योंकि वेव ने टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। अब मुझे जो वेव फ्रंट्स बनाने हैं वो कैसे बनेंगे? अब वेव फ्रंट्स बनेंगे इस वाली वेव को देख के, और वो वेव फ्रंट्स, उनके बारे में दो तीन बातें आपको याद रखनी है। इसके 90 डिग्री में बनने चाहिए। सेकेंडली, उनकी वेवलेंथ कैसी हो जानी चाहिए? कम या ज्यादा? लाइक उनका गैप कम कर देना चाहिए या ज्यादा? कम। कम। तो अब हम उसको बनाएंगे। लेकिन तीसरी बात जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं वो ये कि आपने जो नए वेव फ्रंट्स बनाने हैं ना, वो इन पुराने वेव फ्रंट से ज्वाइन होने चाहिए। ये जो जहां आके ये हिट कर रहे हैं ना बैरियर को, ये वाले, इनके साथ ज्वाइन होने चाहिए। तो 90 डिग्री में बनाओ, बिल्कुल बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ यूं। ये इससे 90 डिग्री पे मैं बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन साथ ही साथ पुराने वेव फ्रंट से इसको कनेक्ट करूंगा। जितने कनेक्ट कर सकते हो करो, कम से कम दो को तो कनेक्ट करो पुराने वालों से। उसके बाद अगले जो वेव फ्रंट्स हैं वो फिर उसी के हिसाब से आइडेंटिकल आगे कंटिन्यू कर लो। ये देखो, अब ये डायग्राम खूबसूरत सा ऐसे करके कंप्लीट होता जाएगा। इतने भी बन गए तो काफी है, 4 बना लो तो हो जाता है काम, बट यू कैन ड्रॉ मोर। दैट्स इट। दिस इज हाउ यू कंप्लीट द डायग्राम। यही देख रहे थे हम शुरू में, यही पिक्चर थी हमारे पास। तो अब बेटा इसकी अगर ना समझ आए ना करते हुए तो लाजमी इस रिकॉर्डिंग पर वापस आना। इन रिकॉर्डिंग्स का यही फायदा है, मैं इतना स्लो इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब आप एक दफा भी रिकॉर्डिंग में और देखो तो आपको समझ में आ जाए। और मैं इतना स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, अब एक और केस देख लेते हैं। अगर ये इस केस में क्या हो रहा है, समझ लो आपके पास एक वेव थी जो यूं ट्रेवल कर रही थी।
नीचे की तरफ ये वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है एंड इट्स ट्रेवलिंग इन अ शैलो रीजन। ये वाला जो रीजन है ये डीप है और ये मेरा बैरियर है डीप और शैलो रीजन के बीच में। अब यहाँ पे याद रखो कि नॉर्मल कैसे बनेगी, यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनेगी। देखो ये बैरियर तुम्हारा यूं है तो नॉर्मल ये ऐसे ऐसे बननी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल बना लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। देखो नॉर्मल के इन वाले डायग्राम में शायद मार्क्स कभी हो कभी ना हो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत काम आता है, यूजफुल कॉन्सेप्ट है। मार्क्स उसके शायद आपको दें वो ना दें, आंसर के अंदर मार्क्स एंड में से वेवफ्रंट्स के दे रहे होते हैं, लेकिन नॉर्मल बनाने से आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रहता है। यस इट कैन मेक द डायग्राम लुक मोर कॉम्प्लेक्स, बट अभी तो मैं कलर्स के साथ बना रहा हूँ तो मेरा तो कॉम्प्लेक्स शायद ना लग रहा हो, लेकिन आपका सब एक ही कलर में सब कुछ बना हुआ होगा तो हाँ हो सकता है मुश्किल लगे। तो आप बेशक उसको बाद में मिटा दो, या आप आपकी इतनी पक्की प्रैक्टिस हो जाए कि आपको नॉर्मल बनाने की जरूरत ही ना पड़े तो आप बेशक बगैर नॉर्मल के बनाओ। ठीक है, मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि मैं बगैर नॉर्मल के बना सकता हूँ, आपकी भी इतनी प्रैक्टिस हो जाए तो आप बगैर नॉर्मल के बना लोगे, लेकिन अभी मैं नॉर्मल के साथ ही समझा रहा हूँ। अब ये वेव जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगी डीप से शैलो रीजन में, लेकिन अगर बिल्कुल सीधी जा रही होती तो कैसे ट्रेवल करती, यूं जाती ना, स्ट्रेट। लेकिन अब इसको कैसे जाना चाहिए, यूं लेके जाना चाहिए या यूं लेके जाना चाहिए, कैसे लेके जाना चाहिए, ऐसे या ऐसे, व्हाट डू यू थिंक? अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये होगा या फिर ऐसे होगा? अवे। अवे मतलब कि दूसरी तरफ। दूसरी तरफ यूं बेंड कर देंगे, और अच्छी खासी बेंडिंग दिखाया करो ताकि क्लियर कट नजर आ रहा हो कि यहाँ पे बेंड हो रही है। अब आप जो है वो रिफ्रैक्शन जो है वो शो करोगे, और गैप्स बढ़ाने हैं कम करने हैं? डीप रीजन में स्पीड ज्यादा होती है तो बढ़ाना है। ज्यादा होती है तो गैप बढ़ाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 90 डिग्री पे इसकी लाइंस बनाना शुरू करूंगा, गैप बढ़ा दूंगा, कोशिश करके अगर पिछला वेव फ्रंट ज्वाइन होता हो ना तो कर देना चाहिए, लेकिन अभी वो हो नहीं रहा। एक ही आगे मैंने अपना डायग्राम थोड़ा सा रफ बनाया था तो इसलिए नहीं बना, लेकिन दिस इज हाउ जनरली इट वुड लुक लाइक। ठीक है, तो ये आपका, इसकी भी 2-3 एग्जांपल्स होगी। लास्ट थिंग विद व्हिच वी वुड लाइक टू एंड द लेक्चर इज द डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। वेव्स की डायफ्रैक्शन क्या होती है? रिपल टैंक के अंदर आपने बैरियर लगा के भी देख लिया, आपने शैलो और डीप रीजन क्रिएट करके भी देख लिया। अब आप रिपल टैंक में कुछ ऐसा करोगे, गैप क्रिएट करोगे। ठीक है, 1 मिनट के लिए बेटा होल्ड करना है, कॉल आ रही है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ऑलराइट, सो अब हमने अपने रिपल टैंक में क्या किया हुआ बेटा, हमने रिपल टैंक के अंदर एक बैरियर तो रखा है लेकिन उसके अंदर गैप छोड़ा है। अब जब वेव्स इस गैप में से पास करेंगी ना तो वेव्स क्या करती हैं, दे बेसिकली स्प्रेड आउट, दे वर ऑल ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, the wave were just traveling like this now, but now the wave basically spreads out into a geometrical pattern। तो हमारे जो वेव फ्रंट्स थे पहले जो बिल्कुल सीधे थे, अब वो वेव फ्रंट्स कर्व्ड हो जाएंगे, showing that the wave is spreading out, right? इस phenomena को कहते हैं diffraction। when a wave passes through a gap or an edge it will spread out, this is called डायफ्रैक्शन। ये डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन भी अगर पूछे व्हाट इज मेंट बाय डायफ्रैक्शन तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अब इस डायग्राम में एबीसी डायग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने समझना है डायफ्रैक्शन के अंदर।
डायफ्रैक्शन सबसे ज्यादा कौन से वाले डायग्राम में हो रही है, ए, बी और सी? सबसे ज्यादा वेव कहां पे स्प्रेड आउट हो रही है? सी। सी में। गैप सबसे बड़ा कहां पे? ए। ए में। तो बस इस बात को समझ लो कि जब वेवलेंथ और गैप का साइज सिमिलर होगा तो डायफ्रैक्शन मैक्सिमम होगी। अगर गैप का साइज वेवलेंथ से ज्यादा होगा तो डायफ्रैक्शन कम होगी। वेवलेंथ कैसे पता चलती है? ये वाले गैप से। ये वाला गैप और ये वाला गैप सिमिलर साइज का है, वेव फ्रंट्स का जो गैप है और जो एक्चुअल गैप है बैरियर में वो सिमिलर है, तो वेव फुल स्प्रेड आउट हो रही है, बहुत सर्कुलर वेव फ्रंट्स बन रहे हैं हमारे। उसी गैप को थोड़ा सा बड़ा किया तो अब वेव स्प्रेड आउट तो हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एजेस के पास से वेव, हमारे वेव फ्रंट जिनको कर्व करना है, बाकी सारा कर्व नहीं करना। अगेन ये सब अंदाजे से बनाना है, लेकिन बस नीट डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जब गैप को और बड़ा किया तो वेव फ्रंट्स मोस्टली स्ट्रेट ही रह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल एजेस के पास से उनको थोड़ा सा देख रहे हो कि कर्व कर दिया। सो डायफ्रैक्शन कम करने का तरीका क्या है? एक तरीका तो ये कि गैप बड़ा कर दो। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या था डायफ्रैक्शन को कम करने का? गैप बड़ा करने से डायफ्रैक्शन कम हो गई। दूसरा तरीका क्या है? सोचो, think about the apparatus and what you can do to minimize the diffraction if you want to. गैप का साइज चेंज करना अब अलाउड नहीं है। सोचो, सोर्स के बारे में सोचो, थोड़ा सा डीप थिंकिंग करो। फ्रीक्वेंसी बदल दें। हाँ सही पहुंची हो, लेकिन अब ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी, अब ये जवाब इसका सही है, लेकिन अब ये सब सोचें और सब जवाब देने की कोशिश करें कि अच्छा आमिना ने लिखा था इंक्रीज वेवलेंथ। नहीं आमिना, ये वेवलेंथ को हमें डिक्रीज करना होगा। मतलब हमारी वेवलेंथ गैप के मुकाबले में जितनी छोटी होगी ना आमिना, वेवलेंथ गैप से जितनी कम होगी, राइट, या गैप वेवलेंथ से जितना ज्यादा होगा उतनी कम डायफ्रैक्शन होगी। तो मैं कम डायफ्रैक्शन करवाना चाह रहा हूं तो मैंने वेवलेंथ को कम करना है। अच्छा अब फातिमा, फ्रीक्वेंसी को आपने बोला चेंज कर दें। फ्रीक्वेंसी को चेंज किस चीज से करते हैं? सोर्स ऑफ वाइब्रेशन। एग्जैक्टली तो मतलब मेरी जो मोटर लगी हुई है उसकी वाइब्रेशंस में चेंज कर सकता हूं। अब मेरा ये सवाल है, फातिमा ने बोला फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें, बट इन रियलिटी इट्स एक्चुअली अबाउट वेवलेंथ, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेटेड हैं। तो आप कह रहे हो कि फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें। मेरा ये सवाल है कि फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, अगर आप डायफ्रैक्शन कम करवाना चाह रहे हो? सोचो। कम करेंगे सर। फ्रीक्वेंसी कम कर दें। फ्रीक्वेंसी कम करने से वेवलेंथ को क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ेगी। वेवलेंथ बढ़ जाएगी। वेवलेंथ बढ़ेगी तो फिर डायफ्रैक्शन कम तो नहीं होगी ना मेरे बच्चे। याद रखो आपने वेवलेंथ को गैप से कम करना है, तो अगर वेवलेंथ को कम करना है यहाँ पे और, तो फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। बढ़ाना पड़ेगा। हमने ने भी जवाब दे दिया, ठीक है, वेरी गुड। तो ये थोड़ी सी आपने जो है डीप थिंकिंग करनी, इस तरह के सवाल इनडायरेक्ट किस्म के एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। In your O level past papers you might not find diffraction at all because it was recently added, but in IGCSE past papers जो कि इजीली आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, उसमें डायफ्रैक्शन के सवाल होते हैं, वो आपको बड़ी इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। खैर, सो दिस इज द होल चैप्टर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू लॉट्स ऑफ पास्ट पेपर्स एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलो जी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू जी, हाफिज़।